दिल्ली के 5 स्टार होटल मौर्या शेरेटन में इस वक्त हॉल में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। मौका था फैशन डिजाइनर आंचल कपूर की नई ड्रेस कलेक्शन की प्रेजेंटेशन का। मॉडल्स अपनी पूरी चमक दमक के साथ रैंप पर आंचल कपूर के डिजाइन किए हुए कपड़ों को पहनकर कैटवॉक में मशगूल थी। यार आंचल, तुम तो थोड़े ही समय में इंडस्ट्री में छा गई। हाँ, लगता है अंगद वाला जो शॉर्टकट तुमने मारा था वो काम आ गया। हाँ, आंचल के खास दोस्त शिवानी मल्होत्रा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, मुझे पता है तू कितनी बड़ी कमीनी है, तुझसे मेरी ये सक्सेस हजम नहीं हो रही है ना। तुझे बचपन से जानती हूँ, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए तू किसी की भी गर्दन पर पाँव रखकर आगे बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए तू रैंप पर ध्यान दे, अगला नंबर तेरी बेटी पल्लवी का ही है। उसके लिए इस बार खास ड्रेस तैयार करवाई है मैंने। उसने रैंप की ओर देखते हुए बोला। शिवानी की बात सुनते ही एक बार फिर से आंचल ने खींच भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तभी रैंप पर शिवानी की बेटी पल्लवी ने अपनी एंट्री की। फोटोग्राफर्स के कैमरों की लाइट और फ्लैश से इस वक्त पूरा रैंप चमक रहा था। लेकिन तभी पल्लवी की ड्रेस अचानक से खुलकर नीचे गिर पड़ी। पल्लवी ऊप्स मोमेंट का शिकार हो चुकी थी। ड्रेस के नीचे गिरते ही पल्लवी घबराकर वापस अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। ओह नो, शिट 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 शिट, ये नहीं होना था। उधर सब इंस्पेक्टर बहरवा और बाकी की पुलिस हैरान थी जावेद की बात सुनकर। तेरे हाथों से उन्होंने अपनी ही बेटी का मर्डर करवाया। अगर एक भी बार तूने मुझसे झूठ बोला ना, तो ये याद रखियो, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तेरी सच्चाई ही तुझे अब तेरे इस गुनाह से बचाएगी, समझ लिया? साहब, अब आपसे छुपाने के लिए बचाई क्या है? जो गुनाह हो गया है उसका हमें बहुत पछतावा है। अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बस एक बार हमें माफी दे दो। तेरे गुनाहों की माफी तुझे एक ही सूरत में मिल सकती है कि तू असल गुनाहगारों को पकड़ने में हमारी मदद कर। एसआई बैरवा ने जावेद को समझाते हुए कहा, साहब मैं सब बताने को तैयार हूँ। आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। जब तुमने कत्ल किया है तो वो लाश भी तो कहीं ना कहीं ठिकाने लगाई होगी ना। अरे बताओ, उस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? साहब, दिल्ली में रजोकरी की पहाड़ियों के पीछे एक घना जंगल है। हमने वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उस लड़की को गाड़ दिया था। ये कब की बात है? साहब 3 साल हो गए। जनाब, 3 साल में तो कब्र में बस उस लड़की का अब कंकाल ही बचे होंगे। इस बार राणा ने बैरवा साहब की ओर देखते हुए कहा, हाँ, सिर्फ कंकाल ही बचे होंगे राणा, ये तो तुम सही कह रहे हो। लेकिन अब वो कंकाल भी अपनी कहानी खुद ही बताएगा। अच्छा जावेद, एक बात बता, वो तो उसकी अपनी बेटी थी, तो मरवाया क्यों? साहब मैंने ये बात पूछी थी मैडम से कि आप लोग बेबी को क्यों मारना चाहते हो, लेकिन वो बोली कि तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रहे हो? जनाब, कोई इश्क मुश्क का लफड़ा होगा छोरी का, तबे मरवा दिया होगा छोरी ने। इन ससुरे बड़े लोगों की नाक बड़ी ऊंची हो। वैसे ये बीमारी तो हमारे हरियाणा में भी बहुत है। अरे कितने ही छोरा छोरी इसकी बलि चढ़ ली है। मुरारी ने भी अपनी टिप्पणी की। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान बंद कर लो और मुझे इससे पूछताछ करने दो। थारी इस बकलोली से दिमाग के सवाल ही गायब हो जाएं। एसआई बैरवा को गुस्से में देखकर दोनों एकदम से चुप्पी साध कर खड़े हो गए थे। रे, यह काम तेरा अकेले की बस की बात ना होगी। तेरे इस कांड में और कौन कौन शामिल थे? मैं अकेला ही था साहब। मैंने सब कबूल तो कर लिया है। अब किसी और को इस केस में फंसा कर क्या मिलेगा? तेरी बात तो सही जाहिर हो रहा है कि तेरे साथ इस वारदात में और भी लोग शामिल थे। आई समझ में? फिर उनका नाम बताने में क्या ऐतराज है तुझे? अरे मर्डर हुआ है, इस कत्ल के हर अपराधी के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है, तभी तो हम तुझे बचा पाएंगे। साहब अब तो हमें यह भी नहीं मालूम कि वो लोग कहां पर होंगे। गड्ढा तो हमने 2 मजदूरों को रजोकरी के चौक से पकड़कर खुदवाया था। वो तो दिहाड़ी मजदूर थे साहब। अरे मुझे साड़ा चूतिया समझा है के? हैं? उन मजदूरों ने तुझसे ये नहीं पूछा होगा कि गड्ढा जंगल में खुदवाने का क्या मतलब है? अरे कब्र तो कब्रिस्तान में खुदवाई जाए, जंगल में थोड़े ना। इस बार बोलते हुए एसआई बैरवा ने एक चमाट भी उसके थोबड़े पर जमा दिया था। चल जल्दी से अपने साथियों का नाम बता, फिर तुझे उस लड़की की कब्र पर भी लेकर चलना है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब जल्दी से बक अपने साथियों के नाम। साहब जाने दीजिए ना साहब, कोई नहीं था मेरे साथ। तू साढ़े ऐसे नहीं मानेगा, तेरे ऊपर पुलिस की 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे बनाओ रे साढ़े का हवाई जहाज।
बैरवा का आदेश पाते ही राणा और मुरारी ने दोनों तरफ से पकड़कर जावेद को उठाया और उसे धकेलते हुए बैरक से बाहर उस जगह पर ले गए जहां पर लोहे के पोल पर 2 टायर बंधे हुए थे। राणा ने एक टायर से उसके दोनों हाथ बांध दिए। उसके बाद मुरारी और राणा दोनों ने मिलकर उसके दोनों पांव दूसरे टायर में डालने की कोशिश की। पुलिस या भाषा में इसे ही हवाई जहाज बनाना बोला जाता है। जावेद के मुंह से अभी भी बस इतना ही निकल रहा था, साहब छोड़ दो, मैंने सब बता तो दिया। लेकिन कुछ ही देर में जावेद का शरीर दोनों टायरों के बीच में झूल रहा था। तभी मुरारी दौड़ता हुआ गया और कमरे में रखी लाठी को ले आया। जावेद अब फटी हुई आंखों से कभी खुद के झूलते हुए शरीर को देख रहा था और कभी उस लठ को देख रहा था। मैंने सब बता तो दिया साहब, मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई नहीं था साहब। इसकी खातिरदारी शुरू करो भाई, मैं जरा साहब लोगों को इस केस की पूरी जानकारी देख के आता हूँ। ये बोलकर बैरवा तेज कदमों से अपने साहब के कमरे की तरफ चल दिया था। जावेद की चीखें अब चीत्कार में बदल चुकी थी। 4-5 करारे लठ पड़ते ही जावेद की समझ में आ गया था कि आज बकरा कसाईयों के हत्थे चढ़ चुका है, इसलिए वो एकाएक चीख पड़ा। मेरे साथ सलीम था, उसी के साथ मिलकर मैंने गड्ढा खोदा था। अब सवाल ये था कि ये सलीम है कौन?